दोस्तों, युद्ध खुद एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो हजारों सैनिकों को निगल जाता है। लेकिन वॉर के दौरान हमेशा से ही कुछ बेहद रहस्यमयी गतिविधियां भी रिपोर्ट की जाती हैं। कई बार वॉर्स के दौरान ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं जब गोलियों और मिसाइल्स का सामना करने वाले बहादुर सोल्जर्स भी डर के मारे सुन्न पड़ गए। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे जहां सोल्जर्स का सामना अजीबोगरीब क्रीचर्स से हुआ, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के दौरान समंदर में कई बार अजीबोगरीब क्रीचर्स की साइटिंग्स रिपोर्ट की गईं और ऐसा ही एक किस्सा वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हुआ था। 31 जुलाई 1915 ये वर्ल्ड वॉर का पहला साल था। आयरलैंड कोस्ट में जर्मन यू बोट 28 सबमरीन ने आइबेरियन नाम के एक ब्रिटिश स्टीमर पर बमबारी कर दी। एसएस आइबेरियन दरअसल उस दौरान इंग्लैंड से मैसाचुसेट्स की ओर जा रहा था। ये हमला फास्टबेट रॉक के साउथ वेस्ट से 9 मील दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुआ था। ये स्टीमर जल्द ही पानी में समा गया, लेकिन इसके डूबने के लगभग 20 सेकंड्स बाद U-28 सबमरीन में मौजूद 6 सोल्जर्स ने एक बड़ा एक्सप्लोजन विटनेस किया। उन्हें लगा ये धमाका शिप के बॉयलर के पानी में जाने से हुआ है, लेकिन हवा में उड़ते इस मलबे और धुएं के बीच एक विशालकाय क्रीचर पानी से 80 फीट ऊपर तक निकल आया। ये क्रीचर विशालकाय मगरमच्छ के जैसा बताया गया, जिसका आकार कम से कम 60 फीट लंबा था। ये क्रीचर एक बार ही पानी से बाहर निकला और लगभग 20 सेकंड्स तक उन सोल्जर्स को दिखाई दिया। फिर ये समंदर की गहराइयों में वापस चला गया। सबमरीन के कैप्टन जॉर्ज वॉन फॉस्टनर लॉग बुक्स लिखते थे और अपने सटीक डिस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते थे। माना जाता है वो कभी किसी इवेंट को एग्जैजरेट नहीं करते थे। इस लॉग बुक एंट्री को 20 सालों के बाद न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया गया था और फिर कुछ सालों के बाद इस किस्से को इन द वेक ऑफ सी सर्पेंट्स नाम की बुक में पब्लिश किया गया। फॉस्टनर के अलावा इस घटना को 5 और सोल्जर्स ने विटनेस किया था, लेकिन कुछ समय के बाद वॉर में धीरे धीरे उन सबकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने फॉस्टनर की साइटिंग्स पर सवाल उठाए, क्योंकि अब उस घटना के विटनेस वो अकेले ही बचे थे। लोगों का मानना था कि अकेला व्यक्ति कोई भी कल्पना गढ़ सकता है, खासकर जब उसे पता है कि उसके किस्से को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन जल्द ही क्रूस कुक रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर सामने आया। उसने भी इस घटना को अपनी आंखों से विटनेस किया था। साथ ही उसने मॉन्स्टर का डिस्क्रिप्शन ठीक वैसा ही दिया जैसा फॉस्टनर की लॉगबुक एंट्री में मिलता है। हालांकि फॉस्टनर ने खुद इस इवेंट को पब्लिकली डिस्कस नहीं किया था। शायद उन्हें लगा कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने के बाद फॉस्टनर ने इसके बारे में बात की। अब लोगों ने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि आखिर वो क्रीचर क्या हो सकता है। वो कोई आम क्रोकोडाइल नहीं हो सकता था, क्योंकि क्रोकोडाइल समंदर में इतनी दूरी तय नहीं कर सकते। वो अक्सर किनारे के पास ही रहते हैं और इतना विशाल आकार आज तक किसी क्रोकोडाइल का रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना था कि वो एक मैसोसॉरस हो सकता है। ये डायनासोर एरा में पाया जाने वाला सी क्रीचर था जिसे विलुप्त मान लिया गया था। हो सकता है वो स्पीशीज आज भी एग्जिस्ट करती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इतने विशाल समंदर में कई ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। कुछ सालों पहले एक रहस्यमयी किस्सा अफगानिस्तान में हुआ, जब यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के पहाड़ों पर तालिबान मेंबर्स की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। वो लोग पहाड़ पर मौजूद गांव को कई दिनों तक ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटीज रिपोर्ट करनी थी। टीम के साथ कई सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई, लेकिन वो इंसानों द्वारा की गई नहीं थी। 8 सोल्जर्स की ये टीम जब लोकेशन पर पहुंची, तभी उनके इक्विपमेंट्स अजीब बर्ताव करने लगे। उन्हें रेडियो कांटेक्ट मेंटेन करने में भी दिक्कतें आने लगीं।
उन्होंने सैटकॉम डिवाइस को थोड़ा दूर लगाने का फैसला किया ताकि रेडियोस को सिग्नल मिल सके। शाम का समय था और अंधेरा हो चुका था। एक सोल्जर ने दूरी पर एक इंसान को देखा जो वाइट रोब्स में था। सोल्जर्स को लगा कि वो कोई खतरनाक क्रिमिनल हो सकता है जिसे उन पर शक हो जाता तो वो अटैक प्लान कर सकता था। वो लोग शांति से अपने बेस पर वापस लौट गए, लेकिन सोल्जर्स रात भर कुछ दूरी पर उस वाइट आकृति को मूव होते विटनेस करते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका पीछा किया जा रहा है। अब ये सोल्जर्स की छोटी सी यूनिट थी जिनका रेडियो काम नहीं कर रहा था, तो ये किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बेस पर ही रात गुजारने का फैसला किया। सभी सोल्जर्स ने नाइट विजन गॉगल्स निकाले और निगरानी करने लगे। अब उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई एयरप्लेन टेक ऑफ करता है। इसके ठीक बाद सोल्जर्स जहां देखते थे उन्हें ऐसा लगता था जैसे चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन जैसे ही वो उन पर फोकस करते वो आंखें गायब हो जाती। वो लोग हाई अलर्ट में आ चुके थे और राइफल्स एम करके आगे बढ़ते जा रहे थे। 3 सोल्जर्स ने आगे जाकर देखने का फैसला किया था और बाकी लोग बेस कैंप में मौजूद थे। सोल्जर्स बेहद डरे हुए थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने चमकदार रूप्स पहने हुए थे। ये एंटिटी उनकी ओर बढ़े जा रही थी। सोल्जर्स की माने तो उसका चलना असाधारण था। वो उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों के आर पार निकलता जा रहा था जैसे हवा से बना हो। नाइट विजन गॉगल्स से उसकी आंखें आग की तरह जलती हुई नजर आ रही थीं। फिर वो थोड़ी दूरी पर रुक गया और सोल्जर्स को देखने लगा। सोल्जर्स शॉक थे क्योंकि उन्हें अंधेरे में नाइट विजन के बिना देखना संभव ही नहीं था। उस एंटिटी ने एक हाथ ऊपर उठाया और सोल्जर्स को वेव करने लगा। उसके बाद उसका हाथ जैसे पिघलता हुआ उसके शरीर में वापस शामिल हो गया और वो उनके सामने से गायब हो गया। तीनों सोल्जर्स ने एक साथ उसे देखा था। अब सोल्जर्स बेस कैंप तक वापस आ गए और बाकी सोल्जर्स को किस्सा सुनाने लगे। फिर उन लोगों ने गांव में एंटर करने का फैसला किया, लेकिन जब वो उस गांव के अंदर पहुंचे वहां कोई इंसान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे गांव के लोगों को खत्म कर दिया गया था। उनकी मौतें दर्दनाक तरीके से हुई थीं, जैसे उन्हें चीर कर खा लिया गया हो। कुछ जगह पर तो थोड़ा सा मांस और खून ही खून मौजूद था। शरीर का पता भी नहीं चल रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे एक सक्सेसफुल रेड बताया गया जिसमें सैनिकों ने दुश्मनों को मार गिराया था, लेकिन यूएस टीम को पता था कि वो काम किसका था। आई विटनेस सोल्जर्स का कहना था कि उस रात उस एंटिटी ने उन्हें नहीं बल्कि गांव वालों को चुन लिया था और शायद इसीलिए वो आज तक जिंदा हैं। उस रात वहां क्या हुआ और सोल्जर्स ने क्या देखा, ये आज भी एक रहस्य ही है। पापुआ न्यू गिनी ओशियाना में सोलोमन आइलैंड सॉवरेन स्टेट है जिसमें 1000 आइलैंड्स शामिल हैं। सोलोमन आइलैंड्स में हजारों साल से मेलेनेशियन लोग रहते आए हैं। जो 1942 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोलोमन आइलैंड्स में जापानीज और अमेरिकन्स के बीच युद्ध चला, जिसमें बैटल ऑफ ग्वाडाकनाल शामिल है। अमेरिकन्स ने लोकल ट्राइब के साथ मिलकर जापानीज को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि ट्राइब्स जापानीज सोल्जर्स के बुरे बर्ताव और घुसपैठ से परेशान थी। दिन के समय जापानीज सोल्जर्स अमेरिकन से युद्ध कर रहे थे, लेकिन रात होते ही उन्हें एक दूसरे खतरे से निपटना पड़ता था। जापानीज सोल्जर्स का बेस घने जंगल के बीच मौजूद था, जहां सोल्जर्स का सामना जायंट से होने लगा। कई सोल्जर टेस्टमनीज से पता चलता है कि वो 10 से 15 फीट ऊंचे जायंट ह्यूमन बींग्स थे, जिनके पास स्पीयर जैसे हथियार होते थे। उनके रास्ते में जो सोल्जर आता था वो उसे ब्रूटली चीर कर खा जाते थे। सारी रात जापानीज सोल्जर्स छुप छुप कर अपना बचाव करते थे, क्योंकि जायंट्स उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। दोस्तों, सोलोमन आइलैंड पर वहां रहने वाले मूल निवासी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है आज भी सोलोमन आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यहाँ के घने जंगलों में तरह तरह के रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से एक जायंट ह्यूमंस माने जाते हैं। सोलोमन के लोकल्स के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि एक कॉमन फैक्ट है कि उन जंगलों में जायंट्स रहते हैं। निकोलस कॉक्स एक फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया है।
वो सोलोमन आइलैंड्स में जापानीज वॉर के आर्टिफैक्ट्स की खोज में थे। जब उन्होंने ऑनलाइन फोरम्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए जायंट एनकाउंटर्स के बारे में पढ़ा, तब उन्हें लगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें होंगी। लेकिन जैसे ही वो सोलोमन आइलैंड पर पहुंचे, उन्होंने लोकल से जायंट के बारे में सवाल किया। वो हैरान थे क्योंकि सभी लोकल्स श्योर थे कि जायंट्स न केवल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मौजूद थे, बल्कि वो आज भी वहीं रहते हैं। लोकल्स ने उन्हें बताया कि वहाँ मौजूद मलाइटा आइलैंड वो जगह है जहाँ सिर्फ जायंट्स रहते हैं। दरअसल मलाइटा आइलैंड के नीचे एक्सटेंसिव केवन सिस्टम मौजूद है, जो जायंट्स की एक विशाल सिटी के जैसा है। जायंट्स अपना ज़्यादातर समय अंडरग्राउंड अर्थ में बिताते हैं, लेकिन रात के समय कभी कभी बाहर भी दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो जायंट्स के डिसेंडेंट्स हैं। उनका कहना है कि जायंट्स दरअसल ह्यूमन से इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिसके चलते सोलोमन में कई बार जायंट्स और ह्यूमन की ब्रीडिंग हुई है और उनके बच्चे भी आइलैंड्स में ट्राइब में शामिल हैं। लोकल्स मानते हैं कि बाइबल में नेफिलिम का वर्णन किया गया है, जिन्हें पूरी तरह विलुप्त बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जायंट्स इनर अर्थ में छुपकर बाढ़ से बच गए थे और दुनिया भर में कुछ ऐसी प्राचीन जगहें मौजूद हैं जहां लोगों का आना जाना नहीं होता। इस तरह की जगहों को जायंट्स ने अपना ठिकाना बनाया, जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स। यही जायंट बीइंग्स जापानीज सोल्जर्स की घुसपैठ से नाराज थे और इन्हें ही जापानीज ने द टाइटन्स नाम दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के क्योटो में प्राइवेट सिंक्लेयर टेलर नाम का एक सोल्जर नाइट ड्यूटी पर था। ठंड काफ़ी थी, तो सोल्जर ने आग जलाई और शांति से बैठकर चांद को देखने लगा। तभी उसे अपने सर के ऊपर विशाल पंखों की आवाज़ आने लगी। ऊपर देखने पर पता चला कि एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा है। उस जीव के 2 विशाल पर थे, लेकिन बाकी शरीर इंसानों का था। सिंक्लेयर ने उस जीव पर गोलियां चलाईं, लेकिन उस एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे दूर जाते हुए गायब हो गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब सर्जेंट वहां पहुंचे, तो सोल्जर ने उन्हें सब कुछ बताया। सर्जेंट को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद इस एंटिटी को कई बार देख चुके थे। दोस्तों, जापानीज फोल्कलोर में इस एंटिटी को टेंग्यू कहा जाता है। मान्यता है कि ये एंटिटी तेज हवाओं और ठंडर को कंट्रोल करती है और आमतौर पर लोगों को डराकर खुश होती है, लेकिन यह एंटिटी हार्मफुल नहीं है। दोस्तों, इराक और अफगान वॉर के दौरान सोल्जर्स ने अजीबोगरीब ब्लड सकर्स को देखने के दावे किए। नाइट पेट्रोल करते समय उनका सामना ऐसी एंटिटीज से होता था जो ह्यूमनाइड थे, लेकिन इंसान नहीं। इनका मूवमेंट काफ़ी स्विफ्ट होता था, जैसे वो पानी पर तैर रहे हों, और ये फिगर्स नाइट विजन में डिटेक्ट नहीं होते थे। पहले तो सोल्जर्स ने इसे भ्रम समझकर छोड़ दिया था, लेकिन जल्द ही उनके पास लोगों के गायब होने की रिपोर्ट्स आने लगीं। लोकल्स इन क्रीचर्स के बारे में अच्छी तरह जानते थे। उनके अनुसार वो वैम्पायर्स थे जो लोगों का खून पीकर उनका मांस खाते थे। गांव वालों का दावा था कि उन वैम्पायर्स ने गांव के कई लोगों की जान ली थी। ये साइटिंग्स इतनी बढ़ गईं कि अमेरिकन सोल्जर्स ने एक सेपरेट रजिस्टर गायब हुए लोगों के लिए रखना शुरू किया। वो इन इंसिडेंट्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये डिसअपीयरेंसेस वैम्पायर्स की वजह से हो रहे थे। कुछ सोल्जर्स ने उन्हें करीब से देखा था और उनके केनाइन टीथ बड़े बड़े थे जिनमें खून लगा हुआ था। इन क्रीचर्स के बारे में कई अमेरिकन सोल्जर्स ने युद्ध के बाद टेस्टिमनीज शेयर की थीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।